आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 25 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा सिटी में इस्राएली फौज और अंदर तक घुसी, 24 घंटे में 170 एयर स्ट्राइक। नेतन्याहू पहुंचा अमेरिका, लेकिन गिरफ्तारी के डर से जहाज का रास्ता बदला। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने यूएन में कहा, इस्राएल ने सारी हदें कर दी पार। सऊदी अरब ने इस्राएल एनेक्सेशन की कोशिश को ठुकराया। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को ललकारा, कहा फिलिस्तीन पर चुप रहना नाइंसाफी का है सपोर्ट। पाकिस्तान हाई कोर्ट से इमरान खान और बुशरा बीबी को बंधी उम्मीद, रिहाई अर्जी पर सुनवाई की तारीख तय। यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर किया हमला और नॉर्थ कोरिया ने हथियार ग्रेड यूरेनियम का बड़ा जखीरा किया जमा। ये थी महज कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। लेकिन सबसे पहले गजा और कब्जे वाले इलाकों से जुड़ी हुई कुछ ताज़ा अपडेट्स सुन लीजिए, जिससे आपको पूरी खबरें समझ आ जाएगी क्या क्या कुछ हुआ होगा। ये 5, 6, 7 अपडेट्स हैं। पहली अपडेट यह है कि इस्राएली फौज गजा सिटी के और अंदर तक गहराई तक घुस चुकी है और फौज ने ऐलान किया है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही उसने पूरे गजा पट्टी पर 170 एयर स्ट्राइक्स की हैं। इन हमलों में एक हमला ऐसा था जिसमें एक घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। यहाँ पनाह लेने वाले 11 लोग, जिनमें कई बच्चे भी थे, सब मारे गए। गजा सिटी में हालात इतने बदतर हैं कि सिर्फ कुछ रोज में 7 अस्पताल और हेल्थ सेंटर ताले लगाने पर मजबूर हो गए हैं। सबसे दिल दहला देने वाली वारदात में एक औरत ने मलबे के नीचे से अपने रिश्तेदारों को कॉल करके मदद मांगी, मगर जब तक कोई उसकी मदद करने वहां पहुंच पाता, उसे मलबे से निकाल पाता, उससे पहले ही इस्राएली फौज ने उसी घर पर एक बार फिर बम गिरा दिया। वो औरत और उसके 2 बच्चे वहीं दम तोड़ गए। मैंने इस तरीके की खबर इससे पहले न कभी पढ़ी थी न कभी सुनी थी। खैर, इधर इस्राएली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का जहाज़ अमेरिका जाते वक्त फ्रांस के ऊपर से गुजरने से बचा और उसने इटली और ग्रीस के रास्ते उड़ान भरी, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल गिरफ्तारी का वारंट जारी है और आजकल फ्रांस और इस्राएल के बीच टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। यूँ समझिए कि गजा के मजलूमों पर बम बरसाकर बहादुर बनने वाला शख्स अपनी गिरफ्तारी के डर से खौफ से अपना जहाज़ दूसरे रास्ते से ले जाने को मजबूर हो गया। इधर वेस्ट बैंक में भी इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्यूबास के एक कस्बे में इस्राएली फौज ने एक मकान को घेरकर 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को मार गिराया जो इस्लामिक जिहाद से ताल्लुक़ रखते थे। साथ ही जगह जगह वेस्ट बैंक में छापेमार कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला अब भी जारी है। इनमें एक जर्नलिस्ट, एक साबिक कैदी और यहाँ तक कि एक कस्बे के मेयर तक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तफसील सुन लीजिए खबरों की। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क गया, जहां वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में स्पीच देगा। दूसरी तरफ खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा की जंग खत्म कराने के सौदे की कोशिश में हैं। नेतन्याहू से वो भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इधर गजा में क्या हो रहा है? गजा सिटी में इस्राएली टैंकों और सिपाहियों की घुसपैठ जारी है। गजा के सेहत महकमे के मुताबिक आज जुमेरात को सुबह से इस्राएली हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो खाने की तलाश में बाहर निकले थे। कुल मिलाकर गजा के लोगों के पास खाना, दवाई और हर वो ज़रूरी चीज़ जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसकी भारी किल्लत है। लेकिन मौत वहाँ बरस रही है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा कि इस्राएल ने गजा में इंसानी हक और जंग की हदें पार कर दी हैं। मेलोनी ने कहा कि इस्राएल ने अपनी जंग में हद से ज़्यादा जुल्म किया और इसका असर सीधे फ़लस्तीन के आम लोगों पर हुआ। उन्होंने 2 रियासतों के हल का सपोर्ट किया और कहा कि इस्राएल के पास एक फ़लस्तीनी रियासत को बनाने से रोकने का या वेस्ट बैंक में नई बस्तियां, नए सेटलमेंट बनाने का कोई हक नहीं है इस्राएल के पास। मेलोनी ने यूरोपीय कमीशन की तरफ से पेश किए गए कुछ इस्राएल मुखालिफ इनकरारों के जो कुछ चीज़ें तय हुई हैं कि हम इन पर सैंक्शंस लगाएंगे, इन पर पाबंदियां लगाएंगे, उनका भी मेलोनी ने सपोर्ट किया और इशारा दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं। यानी इस्राएल के खिलाफ अब इटली का रुख भी सख्त हो चला है। सऊदी अरब ने इस्राएली कब्जा बढ़ाने की कोशिशों को ठुकरा दिया है।
सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम के एक ऐसा फ़लस्तीनी इलाका है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे अलहदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने किसी भी तरह की गैर कानूनी इसराइली एनेक्सेशन, सेटलमेंट्स को बढ़ाने या फ़लस्तीनियों को जबरन हटाने की कोशिशों को खारिज कर दिया। अब यहाँ से खबरें हिंदी और उर्दू मिक्स करके देंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो उर्दू नहीं जानते उन्होंने हमसे इसकी रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा और ज़ुबान को आसान कर दीजिए। अच्छी बात यह है कि हम इतना न्यूट्रल प्रोग्राम बना रहे हैं कि हर तरफ के लोग इसे पसंद कर रहे हैं, सभी को पसंद आ रही है, जो हिंदी जानते हैं उन्हें भी। खैर, अगली खबर लेते हैं। ये खबर सोनिया गांधी का एक चेतावनी भरा बयान है, एक वार्निंग भरा बयान है, जिसमें फ़लस्तीन के मुद्दे को लेकर भारत की मोदी सरकार को निशाने पर लिया गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की इस्राएल फ़लस्तीन विदेश नीति की फॉरेन पॉलिसी की कड़ी मजम्मत की है। उनका कहना है कि भारत की चुप्पी मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और फ़लस्तीन के हक में नेतृत्व करना देश की नैतिक जिम्मेदारी है। मोदी नेतन्याहू की दोस्ती से नीति नहीं बनती है, ये कहा गया। सोनिया ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत का रुख प्रधानमंत्री मोदी और इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की निजी दोस्ती से प्रभावित दिख रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति व्यक्तिगत रिश्तों यानी कि निजी रिश्तों से तय नहीं होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी। सोनिया गांधी ने बताया कि 193 मुल्कों में से 150 से ज़्यादा देश फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत मानते हैं, लेकिन भारत ने हाल ही में इसराइल के साथ निवेश समझौता किया, इन्वेस्टमेंट किया, और उसके जो कट्टरपंथी मिनिस्टर्स हैं उनकी मेज़बानी की। बेजल स्मोट्रिच अभी न्यू दिल्ली आया था। सोनिया गांधी ने कहा कि चुप रहना इंसाफ का सपोर्ट करने जैसा है। सोनिया ने अपने बयान में मोदी सरकार को नैतिकता और हिस्ट्री की याद दिलाई। सोनिया ने कहा कि 1988 में भारत ने फ़लस्तीनी स्टेट को ऑफिशियली तस्लीम कर लिया था, एक मुल्क मान लिया था। अब भारत की असली परीक्षा है, भारत का अब ये असली इम्तिहान है कि वो इंसाफ और इंसानी हुकूक के लिए, मानवाधिकारों के लिए खड़ा होगा या नहीं। सोनिया ने अपील करते हुए कहा, भारत को अपने मूल्यों और आज़ादी की विरासत के अनुसार फ़लस्तीन के हक़ में नेतृत्व करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुप रहना नाइंसाफ़ी को चुपचाप सपोर्ट देने जैसा है। यही सच और सिद्धांतों के साथ खड़ा होने का वक्त है। खबर ईरान की IRGC के डिप्टी कमांडर ने इशारा दिया है कि फ़ौज पूरी तरह से किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। ये क्यों इशारा दिया जा रहा है? क्या वाकई कोई ख़तरा फील हो रहा है ईरान को? लगता है कि कोई हमला फिर से हो सकता है? ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने जुमेरात को मशहद शहर में एक प्रोग्राम में कहा कि ईरान की फ़ौज किसी भी दुश्मन के खिलाफ पूरी तरह तैयार और काबिल है। उन्होंने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक की फ़ौज माहिर, तजुर्बेकार और हर जिम्मेदारी निभाने की काबिलियत रखती है। जनरल फदावी ने कहा कि ग्लोबल एरोगेंस यानी दुनिया की बड़ी ताकतों की दुश्मनी और उनकी साजिशें इस्लामिक क्रांति की शुरुआत से मौजूद हैं और ये कोई नया ख़तरा नहीं है। हम इनसे निपटते आए हैं, हम इनसे निपटते रहेंगे। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के संस्थापक इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी की तरफ से दायर तोशाखाना 2 केस में उनकी रिहाई की अर्जी की सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है। ये सुनवाई जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज की चेयर करेगी। इस मुकदमे को महीनों से हाईलाइट में देखा जा रहा है और इस सुनवाई को अब एक अहम मोड़ माना जा रहा है। जनवरी में दायर की गई ये अर्जियां सिर्फ रिहाई की मांग नहीं करती, बल्कि तोशाखाना 2 केस से जुड़े चल रहे मुकदमे की प्रोसेस रोकने की भी गुजारिश करती है। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना के तोहफ़ों को गैर कानूनी तरीके से रखने और बेचने का इल्ज़ाम है, जो उन्हें कई बार अदालत में खड़ा कर चुका है। यूक्रेन के निशाने पर रूस के न्यूक्लियर प्लांट्स आ चुके हैं। पहले भी कई हमले हुए हैं, फिर से एक हमले की कोशिश हुई है। कुर्चातोव शहर में बन रहे कर्स्क 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जुमेरात को एक यूक्रेनी ड्रोन ने हमला करने की कोशिश की। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये ड्रोन प्लांट तक पहुंचा और प्लांट की एक बिल्डिंग से टकरा गया। किस्मत से किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है और पावर स्टेशन नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। साउथ कोरिया ने
गुरुवार को जुमेरात को दावा किया कि नॉर्थ कोरिया ने हथियार ग्रेड यूरेनियम का बड़ा भंडार जमा कर लिया है, बड़ा जखीरा जमा कर लिया है, यानी किम जोंग उन के पास कई न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का ज़रूरी सामान जमा हो गया है। सियोल के यूनिफिकेशन मिनिस्टर चुंग डोंग युंग ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 2000 किलो हाई क्वालिटी यानी कि 90% या उससे ज़्यादा वाला यूरेनियम मौजूद है। अगर यह आंकड़ा सही साबित हुआ तो इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर भंडार में तेजी से इजाफा हुआ है। सिविलियंस और एक्सपर्ट्स के इंटेलिजेंस के मुताबिक नॉर्थ कोरिया 4 अलग अलग एनरिचमेंट प्लांट्स चला रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बढ़ता हुआ भंडार, ये बढ़ता हुआ जखीरा, स्टॉक पाइल रीजनल टेंशंस और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर चुनौती, एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। कुछ हेडलाइंस यहाँ से देख लीजिए। बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का नया सिस्टम अब शुरू हो रहा है। जब तक सभी पोस्टल बैलेट नहीं गिने जाएंगे तब तक ईवीएम के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। इस पर पहले कई बार सवाल उठ चुके थे, अब ये कुछ नए फैसले हुए हैं। दूसरी एक हेडलाइन ये है, मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुए लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का प्रमोशन हो गया है। मामले में 9 साल जेल में रहे 31 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह कहा था और अब उनका फौज में प्रमोशन हुआ है। 2008 में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, आपको पता है, उसमें कर्नल पुरोहित का नाम भी था और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी था नाम, और अब जो है इन्हें जो है वो कर्नल पुरोहित को वापस फौज की वर्दी मिली है और अब इन्हें उसमें प्रमोशन भी मिला है। भारत में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट हुआ है, ट्रेन के ऊपर से हुआ है। स्पेशल ट्रेन बनाई गई इसके लिए। रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत ने एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी के ऊपर से मिसाइल टेस्ट किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में चिप से लेकर शिप तक बनाएंगे, किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। हो सकता है अमेरिका से जो पाबंदियां लगी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लेकिन इस देश में जहां हम रहते हैं वहां वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। चिप और शिप ठीक है, अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। बांसवाड़ा में मोदी बोले, कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत है। बड़ी महंगाई है सर और बेरोजगारी भी बहुत है सर। अब पता नहीं रोजगार की बचत है या सस्ती चीजों की बचत है। देशवासियों से आह्वान किया, हम जो खरीदेंगे स्वदेशी खरीदेंगे, तो सारे इंपोर्ट्स बंद करवा दीजिए। कौन फिर विदेशी खरीदेगा जब इंपोर्ट्स ही नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।